बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी जदयू पूरी तरह से हाईटेक हो रही है। सीएम की रैली से पहले जदयू ने अपना ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। जदयू ऑफिस में बने नए हॉल में इसकी शुरुआत की गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से राष्ट्रीय शोक की घोषणा है। इस वजह से सादे समारोह में जदयू लाइव पोर्टल का लोकार्पण हुआ। जदयू के पोर्टल में सीएम नीतीश कुमार के कामों की पूरी जानकारी है। मुख्यमंत्री की यात्राओं और भाषणों का पोर्टल में पूरा संग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री रहते विदेश यात्रा के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। जदयू के लाइव पोर्टल की शुरुआत ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने की। वहीं इस मौके पर सांसद ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी और संजय झा भी मौजूद रहे। दरअसल जदयू प्रदेश कार्यालय में बड़ा मीटिंग हॉल बनाया गया है। उसी नए मीटिंग हॉल में यह पहला कार्यक्रम आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भी 7 सितंबर को इसी हॉल से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। प्रेजेंटेशन देंगे, यही है, ये पहला प्लेटफॉर्म है जो किसी पार्टी ने बनाया है और इससे लगभग 10 लाख लोगों तक हम लोग रीच आउट कर सकते हैं। एक बार इसमें पार्टी का अपना टीवी भी है, जितना यात्रा है मुख्यमंत्री का, जितना स्पीच है, वो सारा चीज इसमें दिखाई पड़ेगा। इसमें जब 7 तारीख को हम लोगों का जो पता है कि 7 तारीख को जो पार्टी का निश्चय संवाद वर्चुअल रैली है मुख्यमंत्री जी का, उसमें इसी प्लेटफॉर्म से वो एड्रेस करेंगे। मोटे शब्दों में अभी तक हम लोग दूसरा प्लेटफॉर्म हायर करते थे। आप लोग जानते हैं जूम, गूगल का कोई हायर किया, उस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी बात रखें। ये बिहार का अपना प्लेटफॉर्म है, इसमें हमको किसी से हायर करने की जरूरत नहीं है। जदयू का अपना प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट अपने लोगों के बीच में वर्कर से, जनता से सब। बिहार की राजनीति में चुनाव से बड़ा उलटफेर लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार में चुनावी साल के दौरान जारी सियासी आवाजाही के बीच पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने एनडीए के साथ होने का फैसला ले लिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी 3 सितंबर को एनडीए में शामिल होंगे। इसकी जानकारी खुद उनके पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी है। दानिश ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 3 सितंबर को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा बन जाएगा और जीतनराम मांझी इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। देखिए, 3 सितंबर 2020 को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतनराम मांझी इस बात की घोषणा करेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा रहेगा। सीट हमारे लिए कोई एजेंडा कभी नहीं रहा था। हम डेवलपमेंट को लेकर के एनडीए के साथ जा रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई विलय नहीं हो रहा है। हम एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे और नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की धारा है, उस धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, देश में जो वित्तीय संकट हो रहा है, उस संकट से जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार निपट रही है, बिहार में विकास की जो बयार नीतीश कुमार जी बहा रहे हैं, निश्चित तौर पे इसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था और इसीलिए हमारे नेता ने तय किया है कि 3 सितंबर 2020 को हम एनडीए का अंग होंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएगी। उधर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के एनडीए में आने की बात पर कहा कि जीतनराम मांझी एक अनुभवी और पुराने संघर्षशील नेता हैं। जनता में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। अगर वह एनडीए और जदयू के साथ जुड़ते हैं तो पार्टी को उनके अनुभव का फायदा होगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी द्वारा एक अंग्रेजी दैनिक से की गई बातचीत और उसके बाद उनकी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बहुत जल्द मांझी जी एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। निसंदेह जो बिहार में जनता का मूड है, एक बार फिर जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने का मन बना लिया है और उनका आशीर्वाद पूर्व में जिस तरह से नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है, वो एक बार फिर से भाव इस बार भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं 2010 से भी बेहतर परिणाम की ओर जाती हुई दिख रही है।
जीतन राम मांझी जी एक अनुभवी नेता है, समाज के कमजोर तबकों के बीच उनका प्रभाव भी है। निसंदेह उनके आने से उनके अनुभवों का लाभ एनडीए और हमारी पार्टी को अवश्य होगा। 3 सितंबर को मांझी अब एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने पर राजद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बहाना था, दरअसल एनडीए में जाना था। राजद ने मांझी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा में महागठबंधन की पतवार तो मांझी जी के हाथ में ही थी, लेकिन उन्होंने इसे डुबो दिया। अब यहां डुबोने के बाद विधानसभा में एनडीए की नाव डुबोने गए हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का कोऑर्डिनेशन तो बहाना था, जेडीयू में जाना था, ये अब बिहार की जनता ने देख लिया। भाई आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को जितना सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया, उतना तो उनको वहां मिला नहीं था। जेडीयू ने ही अपमानित किया था ना, तब आए थे हमारे साथ। अब अपमान का घूंट पी करके फिर गए हैं, पछताएंगे, फिर घर को ही वापस लौट कर आएंगे। किस विचारधारा से आप कहां चले गए, क्या क्या नहीं किया आपको हटाने के लिए। अब जीतन बाबू मांझी जी जहां गए हैं, हमारी शुभकामना है वो वहां स्थिर से रहे। लोकसभा चुनाव में तो जीतन बाबू मांझी जी के हाथ में ही महागठबंधन की नैया की पतवार थी, उन्होंने डुबा दिया नाव को ही। अब एनडीए के नाव को डुबाएंगे। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आनंद किशोर का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि आनंद किशोर को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर 25 सितंबर 2020 के प्रभाव से अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार ने 25 सितंबर के प्रभाव से अगले 3 साल के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई। पुनर्गठित 8 सदस्यीय टीम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को, जबकि सदस्य सचिव बोर्ड के प्रधान सचिव को बनाया गया है। राजधानी पटना में आज वितरण रहे शिक्षकों द्वारा अनुदान की जगह वेतनमान की मांग को लेकर राजभवन तक मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में पूरे बिहार से वितरण रहे शिक्षकों ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि वितरण रहे शिक्षकों के इस मार्च में जाप का भी समर्थन मिला। पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी शिक्षकों के इस मार्च में शामिल हुए। हालांकि पटना के कारगिल चौक से निकले इस मार्च को पुलिस ने ज्ञान भवन के पास ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच जमकर नोक-झोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आवाज लगाइए, अनुदान का कैसा प्रावधान, भाजपा को नहीं है कोई ध्यान। अब सुनिए, हम 100 में 60 बढ़ाते पर वेतन कुछ नहीं पाते। हम जीआर बढ़ाते और मुंह देख। खासतौर से कोविड के संक्रमण के बीच यहाँ आए हैं आंदोलन। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर स्थित वार्ड नंबर 62 के पार्षद तारा देवी के मकान में बीती रात लगभग 2 बजे भीषण आग लग गई। वहीं इस आग लगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग लगी की इस सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। वहीं आग के भयावह को देखते हुए एक और फायर ब्रिगेड की यूनिट को बुला लिया गया, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
बताया जाता है कि बाढ़ पार्षद के मकान में किराएदार के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। गनीमत रही कि उस फ्लैट में कोई भी सदस्य उस वक्त नहीं था। इतना हुआ, कैसे हुआ बताइए। आज 2 बजे रात में जब अपने रूम में सोए हुए थे तो हमारे रूम के नीचे रेंटर रहते थे। उन्हीं के मकान में एक धुआं निकलने लगा। जब हमको नींद खुली तो देखे कि शॉर्ट सर्किट से पूरा आग लगा हुआ है। जब उनको यहाँ पे नहीं थे रेंटर, उनको फ़ोन किए, वो आए, ताला खोले। उसके बाद देखते कि पूरा उनका रूम पूरी तरह से जल रहा है। इसमें बहुत उनका लाखों का नुकसान हुआ है। पूरा दीवार, पूरा मकान सब डैमेज हो चुकी है। इसी दरमियान फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, चौक थाना को फ़ोन किए, वो सभी लोग आए। आ करके फिर 2 घंटा मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। बाकी जो क्षतिपूर्ति है उसको हम लोग देख रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा उमेश मेहता नाम है, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 62। मैं उमेश मेहता जी के घर में रहता हूँ और मैं 15 दिन से घर में यहाँ नहीं रह रहा था। मैं अपने ससुराल में रह रहा था। तो उतने में हमारे को 2 बजे तक खबर आया। कल तारीख था 1 तारीख रात में 2-2:15 बजे मेरे को फ़ोन आया तो कि घर में आग लगी है, जो जल्दी आओ। तो खचकल्ला में हमारा ससुराल है, तो वहाँ से आने में हमारे को 5 मिनट लगा। आने के बाद देखा तो यहाँ आग बहुत बेजोर लगा हुआ था। हमारा पूरा सब सामान जल रहा था। तो फिर इतने में ही फायर ब्रिगेड आए। दो गाड़ी, पहले छोटा गाड़ी आया फायर ब्रिगेड, उससे बुझाने की कोशिश किया गया, उसे भी काबू नहीं पाया गया। तो फिर बड़ा वाला फायर ब्रिगेड ये कहा कि दो फायर गाड़ी आया और उसके बाद उससे भी काबू पाया गया। कितने का सामान का क्षति हुआ है? लगभग क्षति हमारा नहीं हुआ तो 12-13 लाख रुपये तक क्षति है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम संजीव कुमार। जहां एक तरफ नीतीश सरकार 7 निश्चय योजना की वाहवाही लूटने में लगी हुई है, वहीं इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। नल जल योजना की सच्चाई सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के रामपुर कृष्ण पंचायत का है, जहां नल जल योजना में अनियमितता को देखने को मिला है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना नल जल योजना में राशि की निकासी तो की गई, लेकिन काम अभी भी आधा अधूरा है। मामला रामपुर कृष्ण पंचायत के वार्ड नंबर 8 का है, जहां नल जल योजना की राशि की निकासी कई वर्ष पहले की गई, लेकिन काम अभी भी आधा अधूरा है। इस संबंध में वार्ड सदस्य जयंती देवी ने बताया कि मुखिया पति और ग्राम सेवक हमसे खाली चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए और पैसे की निकासी भी कर ली, और तो और यहाँ तक कि कितने पैसे का निकासी मेरे वार्ड में नल जल योजना पर हुआ, इसकी भी जानकारी मुखिया पति के द्वारा आज तक मुझे नहीं दिया गया। साथ ही नल जल योजना से संबंधित खाते की पासबुक भी मुखिया पति के द्वारा जब्त कर लिया गया। न पानी नहीं गिर रहा, पिलर में से पानी गिरा है। कितना दिन पहले काम हुआ? कहिया से हो गया? 3 साल से लमसम पिलर खड़ा है। वार्ड को बताएं पानी देने के लिए, क्या बोला वार्ड से? क्या नाम है आपका? बताया मुझे जो एक चेक पर आप लोग को दस्तखत करके सभी वार्ड को दे देना है और यहाँ फाइल में लगाकर रखा जाएगा नमूना। मीटिंग में मुझे बताए थे। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई, घर आ गए। घर आने के बाद उसके 2-4 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद मुखिया जी पासबुक और चेकबुक दोनों लेकर आए और आकर बोले कि इस चेक पर दस्तखत करके मुझे दे दीजिए। उनसे हम पूछे जो चेकबुक पर दस्तखत करके आपको दे देता हूँ। हाँ, मुझे क्या चीज़ का है तो आप कीजिए ना। पंचायत सचिव आपको क्या बताए थे? उन्होंने बोले थे कि एक चेक पर दस्तखत करके देना है और नमूना में लगा के रखा जाएगा पंचायत में। हम दस्तखत करके दे दिए और हम घर में रह गए। वो चेक लेकर गए, अब क्या किए नहीं किए। कितना दिन पहले योजना का अति हुआ था? लमसम में साल तो हो ही गए। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है जो 5 साल पहले नल जल योजना का कार्य शुरू हुआ और आज तक अंत नहीं हो पाया, क्या सही है? हाँ सही है। कौन सा योजना पे आप चेक दिए थे? नल जल योजना? नल जल योजना। मुखिया पति का या मुखिया कौन लिया था? मुखिया पति पंकज ठाकुर। चेक लिखे था। कौन सा पंचायत है?
रामपुर कृष्ण पंचायत। पंचायत सचिव का क्या नाम था? लाल बाबू सिंह। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जयंती देवी। वार्ड सदस्य हैं आप? हाँ, वार्ड से। पंचायत के क्या नाम है? रामपुर कृष्ण पंचायत। क्या नंबर वार्ड है? 8 नंबर वार्ड। राजधानी पटना के बंद होटल और लॉज अब जल्द खुल जाएंगे। लॉकडाउन में लगातार टलने के बाद अब प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। जेईई मेंस के साथ इसकी शुरुआत हुई है। खबर के मुताबिक पटना के होटल और लॉज खोले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में नीट, एनडीए और अन्य परीक्षाएं भी होनी है। इन एग्जाम में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पटना के होटल और लॉज को परीक्षार्थियों के लिए खुलवाया जाएगा। आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने थानावार समीक्षा करते हुए लॉज और होटल खोलना सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी को निर्देश दिया है। आयुक्त ने बताया कि परीक्षा सेंटर के पास गाड़ियों की पार्किंग की पूरी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर भीड़ के हालत न बनने इसके लिए भी इंतजाम के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही एग्जाम सेंटर पर सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम करना होगा। राजधानी पटना में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना सिटी के बाईपास थाना की पुलिस ने करमली चक इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कार पटना से फतुहा की ओर जा रही थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करने और आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है।